Hey Bacha Party, a very good afternoon to all of you. How are you all? I welcome you all to our channel Just Class 9th and 10th, and this is the one-stop solution for all of your problems. So, कैसे हैं आप लोग? I hope you people are fine. I wish you a very happy and prosperous new year, बच्चास. ओके सो आज हम करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का कंप्लीट रिवीजन. फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ में दिस क्विज विल बी फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन विल बी फॉलोड बाय द क्विज. आर यू पीपल रेडी फॉर दिस? चलो, तो ये हूँ मैं भावना सिंह, आप लोगों की एजुकेटर फॉर सोशल साइंस एंड कंप्यूटर्स. आई हैव डन एमकॉम इन अकाउंट्स बीएड CAI PCC. आई एम हैविंग अ डिग्री ऑफ आर्टिकलशिप एंड अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. बच्चा पार्टी, ये है टेलीग्राम बाबा. देते हैं आप लोगों को डेली अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द अपकमिंग क्लासेस जो होने वाली हैं हमारे चैनल जस्ट क्लास 9 एंड 10 पर. हमारे जितने भी फैकल्टीज जस्ट क्लास 9 10 पे पढ़ाते हैं उन सब की यूट्यूब सेशन, स्पेशल क्लास सेशन और साथ ही साथ में हमारे प्लस कोर्स के जो सेशंस हैं उनके भी डेली अपडेट्स मिलते हैं आपको. कहाँ से? ये टेलीग्राम बाबा को फॉलो करने से. सो फटाफट जाओ और फॉलो कर लो. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भाई देखो, अब तक जिन बच्चों ने इंस्टॉल नहीं की है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फटाफट से जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो. रीज़न बीइंग दिस इज़ अ लर्नर बेस्ड एप्लीकेशन विच हेल्प्स यू आउट टू boost your performance, which provides you a an extraordinary learning experience. तो फटाफट से जाओ और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन्स में, अपने गोल्स को करो मैनेज और बहुत सारा सा जो अनअकैडमी के पास फ्री कंटेंट पड़ा है उसे यूज़ कर लो. राइट, सो देर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री एंड पेड, दोनों ही कंटेंट अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे. सो द फ्री कंटेंट ये भी अगर आपको अनलॉक करना है तो उसके लिए भी आपको मेरा इनवाइट कोड भावना अप्लाई करना होगा. राइट, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द पेड कंटेंट और द सब्सक्राइब्ड वन, तो इसके अंदर बच्चा पार्टी आते हैं हमारे पास 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन. एक तो है हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं बेसिक पैकेज यानी कि रोहित मेहरा पैकेज, और दूसरा है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, या जिसे हम कहते हैं कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन? जादू वाला सब्सक्रिप्शन. राइट, तो जैसे जादू के पास बहुत सारी एनॉमरस पावर्स थी, बिल्कुल वैसे ही इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी एनॉमरस पावर्स हैं. कैसे? चलो पहले प्लस की बात कर लेते हैं. तो प्लस में मिलता है बच्चा पार्टी 9 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस पे कंप्लीट एक्सेस. प्लस यू कैन डाउनलोड द वीडियोज विच आर अवेलेबल ओवर देयर एंड एज वेल एज द नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF. आप उनको डाउनलोड कर सकते हो. फिर यहाँ मिलते हैं आपको वीकली क्विजेस और मेगा क्विजेस भी, प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पे आप लोगों को मिलता है. तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 month to 48 month, 1 महीने से लेकर 48 months तक का यानी 4 साल तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है आप देखोगे तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा बड़ा पैकेज उतना ज़्यादा ही वो आपको सस्ता पड़ने वाला है. राइट, तो इट्स योर विश कि आप कौन सा वाला जो पैकेज है वो चूज़ करना चाहते हो. अब देखो, तुम लोगों के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो अभी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए हैं. राइट, शिफ्ट हो गए हैं एग्जामिनेशन. बोले तो अब तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे आई गेस अराउंड अप्रैल मई के आसपास. तो तुम लोगों के पास अभी 2 से 3 महीने बहुत अच्छे से. सो यू कुड चूज़ यू कैन चूज़ द 3 month सब्सक्रिप्शन जिसमें से तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होने वाले हैं. राइट, 3 month सब्सक्रिप्शन लेकर तुम आराम से पढ़ सकते हो. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6500, बट इफ़ यू अप्लाई माई रेफरल कोड भावना BHAWANA देन यू विल गेट द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इन योर फी अमाउंट. राइट, दूसरा है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यानी कि हमारा जादू वाला सब्सक्रिप्शन. तो इसे जादू क्यों कहा जाता है? सबसे पहला रीज़न, यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल मेंटोर. राइट, जो आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी सारे प्रॉब्लम्स को, सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करने में. दूसरा, यहाँ मिलता है आपको आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट, यानी कि इफ़ योर पेरेंट्स वांट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस दे कैन डू हियर. वो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और आप लोगों की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं. तीसरा, यहाँ मिलते हैं वीकली और मंथली प्लानर्स जो होते हैं एकदम अमेजिंग, जिससे आप अपनी स्टडीज़ को पूरा प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, प्लान आउट कर सकते हो, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आप प्रॉपरली उसको
जो है अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हो इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। इसके भी बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस हैं। जो उसका 12 मंथ पैकेज है वो है 28,000 रुपीज़ का, और उस पर भी अगर तुम चाहते हो 10% डिस्काउंट तो तुम लोग रेफरल कोड मेरा अप्लाई कर सकते हो, भावना, BHAWANA, राइट। ये अप्लाई करने पे तुम्हें मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ये रहा। इफ़ यू वांट टू अनलॉक द फ्री कंटेंट यू कैन अप्लाई माय इनवाइट कोड, राइट। चलो तो आते हैं अब हम हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, पावर शेयरिंग पे। सो इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा चैप्टर है। फटाफट से हम इसे रिवाइज करेंगे, पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बच्चा, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और 5 मार्क्स के भी आते हैं। ऐसा नहीं कि 5 के नहीं पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं, बट जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आते हैं। तो पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग की, इसके ऊपर इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं शेयरिंग ऑफ पावर। विच पावर? पॉलिटिकल पावर, राइट। तो यहाँ हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात कर रहे हैं, कि कोई भी तरह की जो पावर है उसे हम शेयर करेंगे। क्या पावर को शेयर करना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हम डिस्कस करेंगे और ये डिसाइड करेंगे आफ्टर स्टडिंग द 2 केसेस। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है इस चैप्टर का वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका, ये जो 2 देश हैं, इनकी केस स्टडी करने वाले हैं, राइट। फिर हम देखने वाले हैं मेजॉरिटरिज्म इन श्रीलंका, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। ये दोनों केस स्टडी पढ़ने के बाद हम ये पता लगा पाएंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है या नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और लास्ट में होगा आप लोगों का क्विज, नॉट लाइव पोल, राइट। तो ये हम करने वाले हैं। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही सुंदर, और वहाँ की बेल्जियन चॉकलेट्स का तो कहना ही क्या, बेल्जियन वॉफल्स का तो कहना ही क्या, क्यों, है कि नहीं। सो बेल्जियम इट इज़ अ यूरोपियन कंट्री, है ना। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो कौन कौन है? फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये चारों याद रखना, 1 मार्क में डायरेक्ट आता है कि बेल्जियम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद होम, इनमें से किसके साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सो फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। अब इसके एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो एरिया है इसका पूरे के पूरे देश का, वो हमारे हरियाणा से भी कम है, राइट। सो इट इज़ स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से भी कम एरिया है इसका। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इट्स ओवर 1 करोड़, अबाउट दी हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जैसे हमारे हरियाणा से इसका एरिया भी छोटा है, वैसे ही पॉपुलेशन में भी कम है। तो इसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास होगी, है कि नहीं। तो ये हमारे बेल्जियम की बात हो गई। अब लैंग्वेजेस जो यहाँ पे बोली जाती हैं वो 3 तरीके की है, एक है डच, एक है फ्रेंच, और तीसरी है जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन, ये 3 तरीके की जो लैंग्वेजेस है वो वहाँ पे बोली जाती है। तो 3 ही लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है। अब इनका एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। होता क्या है एथनिक कॉम्पोजिशन? एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब ऐसे लोग जो सिमिलर कल्चर को, सिमिलर लैंग्वेज को, सिमिलर सिस्टम्स को सपोर्ट करते हों, उससे बिलोंग करते हों, राइट, उसे हम एथनिक कॉम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि डच स्पीकिंग लोग अलग हो गए, फ्रेंच स्पीकिंग अलग हो गए, जर्मन स्पीकिंग अलग हो गए, राइट, हिंदी स्पीकिंग अलग हो गए, तमिल स्पीकिंग अलग हो गए। सो इसे हम कहते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। तो वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा है, वहाँ की एथनिसिटी कैसी है, वो ज़रा देखते हैं। तो 2 पार्ट्स में हमने बेल्जियम को डिवाइड किया है, एक पूरा का पूरा कंट्री बेल्जियम, और दूसरी उसकी कैपिटल। हर कंट्री का कैपिटल होता है, राइट। जैसे इंडिया का क्या है? न्यू दिल्ली। ये तो क्लास 2 के बच्चे को भी पता है, राइट। एक्सक्यूज मी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स कैपिटल, जिसका नाम है ब्रुसेल्स, तो इसमें एथनिक कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। पढ़ते हैं सबसे पहले बेल्जियम को।
59% ऑफ द बेल्जियंस, यानी कि जो बेल्जियम के लोग हैं 59% दे कंसिस्ट ऑफ द डच स्पीकिंग पीपल। डच स्पीकिंग पीपल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितना परसेंट? 59%। 40% ऑफ देम आर फ्रेंच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच बोलते हैं, एंड 1% ऑफ देम आर जर्मन स्पीकिंग पीपल। 59% डच बोलते हैं, 40% जो है वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो है जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हमारे बेल्जियम के लोग। अब इसका ठीक उल्टा केस है हमारे ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। क्यों मैम, ऐसा क्यों है? तो बच्चा पार्टी वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और जो 20% है यानी मिनॉरिटी जो है वो बोलती है डच लैंग्वेज। ओहो मैम, ये तो प्रॉब्लम हो गई। कंट्री की कैपिटल भी ज़रूरी है और पूरे कंट्री को भी हमें देखना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, हम आगे समझते हैं कि अब और क्या है। तो हमारा जो बेल्जियम है, बेसिकली इस बेल्जियम को डिवाइड किया गया है दो रीजन्स के अंदर। एक है वलून और दूसरा है फ्लैमिश, राइट? वलून और फ्लैमिश रीजन। तो जो ये वलून हमारा रीजन है ये रहा। 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो वलून में रहते हैं। कौन से एरिया में रहते हैं? वलून। और 59% जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो फ्लैमिश एरिया में रहते हैं। और ये जो 1% जर्मन लोग हैं वो बेचारे यहाँ इधर एक तरफ उनको एक कॉर्नर दे दिया, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रुसेल्स है, छोटा सा ये ब्रुसेल्स दिखाया हुआ है, ब्रुसेल्स के अंदर उल्टा है। 80% यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% यहाँ पे डच स्पीकिंग है, राइट? तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इन हाउ मैनी पार्ट्स और इन हाउ मैनी रीजन्स बेल्जियम इज डिवाइडेड, तो तुम लिखना इन 2 रीजन्स, फ्लैमिश एंड वलून। द फ्लैमिश रीजन कंसिस्ट ऑफ द डच स्पीकिंग पीपल which is the 59% of the total population, and the Walloon region consists of the French speaking people which consists the 40% of the Belgian people, or 1% is there which consists the German speaking। अब तुम ये देखोगे कि ये रीजन जो है मैम 59% जो लोग हैं वो छोटे एरिया में रहते हैं एज कम्पेयर टू द बड़ा एरिया। सो दिस वलून रीजन इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, राइट? अगर तुम इसका साइज देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा बड़ा दिखेगा, है ना? पूरा इतना इतना बड़ा एरिया नज़र आ रहा है इसका, और ये छोटा साइज में दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है, यहाँ कम पॉपुलेशन रहती है। रीजंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं बेल्जियम में, ये हम समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन वो जो रेस्पेक्टिवली रिलेटिवली बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। तो वो हमें देख कर ही पता लग रहा है कि जो वलून एरिया है वो बहुत बड़ा है, यानी उन लोगों के पास लैंड ज़्यादा होगा, उनके पास बड़े घर होंगे, वो लोग के पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत ज़्यादा होगा, एस्टेट्स होंगे उनके पास, राइट? सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये देखने में ये लोग जो है, या देखने में क्या, इन ओरिजिनलिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे बेल्जियम के वो ज़्यादा रिच थे और पावरफुल थे, ऑल्दो दे वर इन दी माइनॉरिटी। आफ्टर दैट डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी, इसको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं एज वेल एज एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी समय बाद जाके मिले। इट गॉट इट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स मच लेटर दैन दी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। फ्रेंच स्पीकिंग से ज़्यादा बाद में इनको मिले हैं एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, एक टेंशन जो है वो आने लगी थी बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, एक क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक बड़ा ग्रुप है एक छोटा ग्रुप है। जो बड़ा ग्रुप है उसकी चलनी चाहिए क्लास में, लेकिन चल छोटे ग्रुप की रही है, तो क्या होगा, बड़े ग्रुप और छोटे ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो वैसा ही सेम कॉन्फ्लिक्ट जो है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में चलने लगा था स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1950s एंड 1960s। 10 साल तक उन लोगों के बीच में थोड़ी टेंशन का जो माहौल है वो रहा, बट ऑल्दो वहाँ कोई वॉर नहीं हुई, राइट? कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, वहाँ लड़ाई होती थी बट दैट लड़ाई वॉज टू साइलेंट, ठीक है। अब ब्रुसेल ने क्या किया, ब्रुसेल ने अपनी इस प्रॉब्लम को जो है बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से सॉल्व आउट किया। डच स्पीकिंग जो लोग थे वो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री को कंसिस्ट करते थे और माइनॉरिटी जो है उनकी कैपिटल सिटी में थी। बिल्कुल हमने यही देखा, ब्रुसेल्स में तो वो माइनॉरिटी में है और बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है।
अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखेंगे हम दूसरे वाले पार्ट में। पहले हम समझ लेते हैं श्रीलंका की प्रॉब्लम। अब ये दूसरा देश है हमारा पड़ोसी श्रीलंका, राइट। सो इट इज़ एन एशियन कंट्री, लेकिन ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, एशियन कंट्री है, साथ ही साथ में आइलैंड कंट्री है। तो ये किसी के साथ बाउंड्रीज शेयर नहीं करता, लेकिन बट अगर हमसे कोई पूछ ले कि विच आर द नेबरिंग कंट्रीज टू श्रीलंका, तो लिख देना इंडिया, ठीक है। इंडिया हम इनका पड़ोसी देश है, सबसे पास में हम ही हैं इन लोगों के, राइट। चलो अब एरिया की बात की जाए तो इसका जो एरिया है, इट कंसिस्ट ऑफ 65,610 किलोमीटर्स। दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक, दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट यू कैन रिमेंबर दिस, यू कैन मेमोराइज दिस, तुम्हारे लिए काम आएगा, राइट। सो एरिया इज 65,610 kilometers square. So it is having the population about 2 crore people. बिल्कुल सेम एज हरियाणा, जैसे हरियाणा की पॉपुलेशन है बिल्कुल उतनी ही इसकी पॉपुलेशन है। हरियाणा का जो एरिया है, आई गेस इट्स अराउंड 40,000 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर, राइट। इतना इसका जो हरियाणा है हमारा, उसका एरिया इतना है। तो ये एरिया में थोड़ा बड़ा है हरियाणा से, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट बराबर है। इट इज़ सिमिलर टू हरियाणा, एक्सक्यूज मी। अब यहाँ जो लैंग्वेजेस चलती हैं बच्चा पार्टी, वो चलती हैं सिन्हला और तमिल। यहाँ दो लैंग्वेजेस चलती हैं, सिन्हला एंड तमिल, राइट। और अब यहाँ वहाँ सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी बेल्जियम में, ठीक है, वहाँ तक हमने अकोमोडेट कर लिया। लेकिन अब यहाँ लैंग्वेज के साथ साथ रिलीजन भी डिफरेंट है, राइट। सो यहाँ रिलीजन के बेसिस पे भी लोग डिवाइडेड हैं, लाइक हिंदूज, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस। तो 2 लैंग्वेजेस 4 रिलीजन, एकदम फुल ऑन कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम कन्फ्यूजन होने नहीं देंगे। पहले तुम्हें अब तक समझ आया? If yes, then it's fine. If no, you can ask your doubts and queries in the comment section, because this is not a live session. So you can write it in the comment section. आप comment section में लिख सकते हो अगर आपके कोई doubts हैं, कोई queries हैं. I will resolve those as soon as I will get the queries, right? So if you have any doubt, you can go through it and you can check it out. I hope there is no doubt to you, and if it is, I will check it out once I will receive those. अब बात करते हैं हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। ये 4 तरीके के रिलीजन पाए जाते हैं श्रीलंका में, एंड they people are divided on the basis of their language in 2 parts, like Sinhala speaking people and the Tamil speaking people. एथनिक कॉम्पोजिशन फटाफट से देख लेते हैं। तो दिस इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। 74% ऑफ दिस स्टूडेंट बोलने वाली थी मैं, द 74% ऑफ द श्रीलंकन्स कंसिस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल। सिन्हला स्पीकिंग लोग हैं 74%। 18% ऑफ देम आर तमिल स्पीकिंग एंड 7% आर क्रिश्चियंस। मैम ये क्या हुआ? 2 तो लैंग्वेज के बेसिस पे और तीसरा रिलीजन के बेस पे। सो दोबारा से देखेंगे। ओके, सो सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, ठीक है। सो दीज पीपल आर बुद्धिस्ट, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। सिन्हला स्पीकिंग, ऑल द सिन्हला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका, दे बिलोंग टू द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। देन 18% ऑफ देम आर द तमिलियंस, जो कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों को कंसिस्ट करते हैं, right? So Tamil consists of the Hindus and Muslims, and they are the 18% of total Sri Lankan population, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिलके तमिल्स बने हैं जो तमिल बोलते हैं, और वो 18% पूरे की पूरे श्रीलंकन पॉपुलेशन का कंसिस्ट करते हैं। देन कम्स दिस क्रिश्चियन कम्युनिटी विच इज 7%, एंड दे स्पीक बोथ द सिन्हला एंड द तमिल लैंग्वेज। So 7% of the total Sri Lankan population are Christians, and they usually speak सिन्हला लैंग्वेज एज वेल एज तमिल लैंग्वेज। यानी जो क्रिश्चियंस हैं वो 7% हैं, 7% हैं, और वो सिन्हला और तमिल दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब तमिल्स के अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक है श्रीलंकन तमिल और दूसरे हैं Indian Tamils. So who are Sri Lankan Tamils? So Sri Lankan Tamils consist of 13% of the total population of the Tamils, right?
13% of them are the Sri Lankan Tamils, and those are the Tamils, the Sri Lankan Tamils are those whose forefathers belong to the Sri Lanka, or they are having the Sri Lankan origin. And when we come to the Indian Tamils, they consist of the 5% of the 18%, out of the 18% Tamilians, 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं. एंड इंडियन तमिल्स आर दोज तमिल्स हुज फोर फादर्स वेंट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द colonial period in Sri Lanka for some indentured labor or for some plantation work. राइट पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग होते थे हमारे, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाया करते थे फॉर इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ प्लांटेशन लेबरर्स और एज एन इंडेंचर्ड लेबरर्स. राइट तो वो लोग जो इंडिया के थे, इंडिया से जिनके फोर फादर्स श्रीलंका गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब हम पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तब जो लोग वहाँ रह गए, वहाँ बस गए, वो एज ए लेबर गए थे. कौन सा लेबर? प्लांटेशन वर्कर या फिर इंडेंचर्ड लेबर. तो वो लोग वहीं बस गए, और जो उनके अब जो इंसिस्टर्स हुए वो सारे के सारे कौन हैं, जो उनके अब जो आगे जो हायरार्कीज हैं वो सब हैं इंडियन तमिल्स. यानी ऐसे तमिलन जो हैं तो श्रीलंका के, लेकिन उनका ओरिजिन क्या है? इंडियन ओरिजिन है. और श्रीलंकन तमिल्स ऐसे तमिल जिनका जो ओरिजिन है वो क्या है? श्रीलंकन ओरिजिन है. दे बिलोंग्स टू श्रीलंका ओनली. ये समझ आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं समझा? अगर समझा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और नहीं समझा तो आई विल रिपीट दिस. एथनिक कॉम्पोजिशन: सिन्हेला 74%, तमिल 18%, क्रिश्चियंस 7%. सिन्हेला आर द बुद्धिस्ट पीपल, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं. तमिल्स आर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड क्रिश्चियंस आर सिन्हेला एंड तमिल स्पीकिंग both. अब when we talk about the Tamils, there are two types of Tamils which are found in Sri Lanka. The one is the 13% category, that is Sri Lankan Tamils. So Sri Lankan Tamils are those Tamils who are having the origin of Sri Lanka only, जिनके जो forefathers थे वो श्रीलंका से थे. And 5% are the Indian Tamils, those Tamils whose forefathers went from India to the Sri Lanka during the colonial period as an plantation worker or as an indentured labor. सो दिस इज द एथनिक कॉम्पोजिशन. ये सीधा सीधा पूछा जाता है तुमसे 3 मार्क्स में कि राइट द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका और राइट द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. फाइन, चल अब हम चलते हैं आगे. सो दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के अंदर जो ये पूरा हमारा नॉर्थ और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये वाले पूरे पार्ट में रहते हैं तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स. इंडियन तमिल्स ये इस वाले एरिया में रहते हैं. दोज कंसिस्ट ऑफ 5%. ये जितना भी ये वाला एरिया है पूरा येलो वाला, दिस कंसिस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल. ठीक है, चलो अब आते हैं हम द रीजनल डाइवर्सिटी और द रिलीजन डाइवर्सिटी इन श्रीलंका. ये मैंने आपको बता ही दिया है. सो तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री. मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. जितने भी सिन्हेला स्पीकिंग लोग हैं वो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम. जितने तमिल्स हैं वो मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स हैं. देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हेला स्पीकिंग. 7% क्रिश्चियंस हैं जो तमिल भी बोलते हैं और सिन्हेला लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दिस कम्स स्ट्रेट इन 5 मार्क्स. ये सीधा का सीधा 5 नंबर में पूछा जाता है. मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, राइट. सो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, दिस वॉज द प्रॉब्लम जो श्रीलंका को आई, जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस चीज़ें जो है देखने को मिली. हुआ कुछ यूँ, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, इट गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1948. सो व्हेन श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, द लीडर्स ऑफ सिन्हेला कम्युनिटी, जो सिन्हेला कम्युनिटी के लीडर्स थे, दे टुक ओवर द गवर्नमेंट. उन्होंने अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करी और वहाँ पे गवर्नमेंट बना ली. वो अपना डोमिनेंस, अपना आप कह सकते हो कि अपना सत्ता वहाँ पे क्या करना चाहते थे, अपना डोमिनेंस. व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनेंस इन हिंदी? अपनी मनमर्जी चलाना चाहते थे, अपना रूल चलाना चाहते थे, अपना सिक्का, अपना स्वामित्व चलाना चाहते थे. तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बना ली. सो दे फॉर्म द सिन्हेला गवर्नमेंट. ठीक है, कोई बात नहीं, बन गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप मेजॉरिटी में हो, आपने गवर्नमेंट बना ली, दैट्स ओके. लेकिन प्रॉब्लम असली शुरू कहाँ से हुई? 1956 में उन लोगों ने श्रीलंका के अंदर सिन्हेला लैंग्वेज को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया. सिर्फ और सिर्फ सिन्हेला ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, बाकी और लैंग्वेजेस ऑफिशियल नहीं है. यानी कि तमिल इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज.
ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी हम डाइजेस्ट कर लेते। लेकिन प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट की गई श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, सिन्हेला स्पेसिफिकली सिन्हेला गवर्नमेंट जो थी उनके द्वारा। उन लोगों ने जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी, उन सब के अंदर जो सिन्हेला स्पीकिंग एप्लीकेंट्स होते थे, जो सिन्हलीज होते थे, उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, राइट, उनको प्रेफरेंस दी जाती थी ओवर द तमिल स्पीकिंग। तो तमिलन्स के मन में अब धीरे धीरे फीलिंग जागने लगी थी एलिनेशन की। So what were the problems? So you have to write the problems in 3 marks. What were the problems which occurred in Sri Lanka due to the majoritarianism in Sri Lanka? So first of all was the गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे सारे के सारे, उन सब मेजर्स की वजह से पहले तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सिन्हेला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तमिल को छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर और उसमें कमी रह गई थी तो उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो थी वो भी अडॉप्ट की, जिसके अंदर सारे के सारे जो सिन्हेला स्पीकिंग लोग थे उनको ही प्रायोरिटी मिलती थी और जो तमिल स्पीकिंग थे बेचारे, उन्हें प्रायोरिटी नहीं मिला करती। ये प्रॉब्लम बड़ी थी। इसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो वहाँ के तमिलियंस थे, श्रीलंकन तमिलियंस, उनको एलिनेटेड फील होने लगा। एलिनेटेड का मतलब जब आप बिलोंग करते हो किसी जगह से, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जो आपको लगने लगता है कि हम मार्स से आए हैं, हम अर्थ से बिलोंग ही नहीं करते हैं, राइट। सो द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इज़ अ फीलिंग व्हेन यू फील सेपरेटेड और लेफ्ट ओवर among your own country or among your own people. That is the feeling of alienation. जब किसी और दूसरे व्यक्ति के किसी ऐसे बिहेवियर की वजह से आपको अकेलापन फील हो, आपको ऐसा लगता हो कि वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, उसे कहते हैं एलिनेशन। तो श्रीलंकन तमिल्स को जाहिर सी बात है कि तमिलियंस को आपने ना तो गवर्नमेंट में मौका दिया, ना ही आपने तमिल लीडर्स बनाए, ना ही आपने तमिल को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर किया। अब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ भी बना दी जिसमें तमिल्स को कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं मिलती, तो एलिनेटेड तो फील होगा ही। तो श्रीलंकन तमिल्स को एलिनेटेड फील होता था और उनका ये जाहिर सी बात थी कि भाई हम तो श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं, हम तो इंडिया से नहीं आए। चलो इंडियन तमिल्स के साथ ये हो तो फिर भी एक बार को समझ आता है कि आप उनको मान सकते हो कि वो फॉरेन कंट्री से आए हैं, फॉरेन लैंड से आए हैं, तो आप उनको एलिनेटेड फील करा सकते हो, राइट। लेकिन जो लोग आप ही के यहाँ के हैं, जो आप ही के ओरिजिन के हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, या उनके साथ ऐसी पार्शलिटी क्यों की जा रही है? तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। इसकी वजह से कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज के लिए लेकर के सेंसिटिव नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन लोग कंसिस्ट होते थे? जितने भी सिन्हेला स्पीकिंग पीपल थे वो सब। तो अब इसकी वजह से जो लोग थे हमारे श्रीलंका के, उन लोगों को फील होने लगा एलियंस जैसा, राइट, लाइक दे बिलोंग टू सम अनदर प्लैनेट और समवेयर एल्स। सो अब इन्हें लगा कि नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चाहिए अमेंडमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चाहिए अमेंडमेंट, अब तो हमें चाहिए आज़ादी, यानी हमें चाहिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ जॉब्स को लेकर के या किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर के, वो हटना चाहिए। और एक्सक्यूज मी, और साथ ही साथ में जितने भी हमें ये जो हमारे इंटरेस्ट इग्नोर किए जा रहे हैं, इन सब इंटरेस्ट को हमें सिक्योर करना होगा। सो इसकी वजह से जो है डिस्ट्रस्ट देखने को मिला सिन्हेला स्पीकिंग कम्युनिटी और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे बड़ी तू मैं से शुरू हुई कहानी और बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो बहुत ही भयानक था भाई, बच्चा पार्टी। श्रीलंकन्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कर ली, राइट, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि तमिल को भी क्या हो बनाया जाए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, बहुत लंबा स्ट्रगल किया। फिर उनको एक रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाए एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। वो चाहते थे कि हमारा जो रीजन है ये पूरा नॉर्थ और ईस्ट का, नॉर्थ और ईस्ट का, ये सारा का सारा आप हमें दे दो, अलग से हमें पूरा पार्ट बना दो, हमें आप आज़ाद कर दो, राइट। हम हमारा एक अलग तमिल कंट्री बनाएंगे, वहाँ पे हम हमारे हिसाब से रूल करेंगे। लेकिन इससे तो सेपरेशन हो जाता, पार्टीशन हो जाता, लेकिन उनकी डिमांड्स को माना नहीं गया। उनकी डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई करते गए कौन? सिन्हेला स्पीकिंग
पीपल। 1980s में जाकर कुछ जो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें हमें सेपरेट रीजनल ऑटोनॉमी नहीं देनी मत दो, लेकिन आप हमारे लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट तो बना सकते हो, तमिल स्टेट तो बना सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को एक एलम सेपरेट एलम इंडिपेंडेंट स्टेट जो है आप इस्टेब्लिश कर दो, घोषित कर दो, हम लोग चुपचाप सुख से वहाँ पर रहेंगे। लेकिन उनकी उस डिमांड को भी नहीं माना गया। तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो डिस्ट्रस्ट है अमंग दी टू Sinhala स्पीकिंग एंड द तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता चला गया। जो कॉन्फ्लिक्ट था मतलब जो वाइड स्प्रेड अनबन थी, जो छोटी मोटी अनबन तू मैं थी, अब वो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। और वो जब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सब लोग लड़ाई झगड़े पे मार धाड़ पे पहुंच आए और फाइनली पूरे के पूरे कंट्री में हो गया सिविल वॉर। So what is civil war now? So civil war is a situation bacha party in which the members of same country of two communities, of two different communities, the people of the same country fight with each other. People belongs to different communities of a same country fights with each other. Right, so that is known as civil war. वो civil war कहलाता है and this is the worst situation any country can face. It's similar to the Captain America and the Iron Man's war. If you have seen the Captain America Civil War, तो जो उसमें दिखाया था Captain America और Iron Man दोनों कैसे civil war करते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं because of some ट्रीटी और सम उसकी वजह से। तो वैसा ही सेम जो लड़ाई है वैसी हो जाती है किसी एक देश में जब दो कम्युनिटी के अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कम्युनिटी को इससे हार्म हुआ हो, कि तमिल को हुआ हो या फिर सिंहला स्पीकिंग को हुआ हो, नहीं, दोनों ही कम्युनिटी के थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, वो मर गए, मारे गए उस सिविल वॉर के अंदर। मैनी पीपल्स वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी लॉस देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे जो ऐसी हमारी फैमिलीज थी उनको शहर छोड़ के, अपने घर छोड़ के जाने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। So the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. इसकी वजह से चाहे सोशल हो, कल्चरल हो या इकोनॉमिक लाइफ हो, उस पूरे के पूरे देश की तबाह हो गई, बिल्कुल पीछे चली गई। अब हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि श्रीलंका का जो HDI है हमसे ज़्यादा है, राइट, श्रीलंका हर चीज़ में हमसे आगे है। लेकिन जब ये सिविल वॉर हुआ तो वो क्या हो गया, बिल्कुल पीछे चला गया, उसकी इकोनॉमी एकदम टूट गई। सॉरी, साथ ही साथ जो उसका कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट था वो भी ज़ीरो हो गया। तो सीधा सीधा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो श्रीलंका के अंदर फेस कर रहे थे श्रीलंकन तमिल्स और तमिल कम्युनिटी, तो तुम्हें ये लिखना है। और व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, सो दिस वाज द रिजल्ट, दिस वाज द हॉरिबल रिजल्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो है मेजॉरिटी होना, उसी का रूल चलना, दैट वी कॉल्ड एज, और जो दूसरी माइनॉरिटी में है उसके इंटरेस्ट को इग्नोर करना इज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म। इसमें कोई डाउट? सो इफ यू हैव एनी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलो अब हम देखते हैं कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर जो प्रॉब्लम थी उन्होंने कैसे उसको अकोमोडेट किया, क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए और जिसकी वजह से क्या रिजल्ट निकल के सामने आया। अब बेल्जियम ने क्या किया ये देखते हैं। जैसा भी हमने देखा कि 1950s से 1960s के बीच उनके बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, थोड़ी तू मैं स्टार्ट हो चुकी थी, किस किस के बीच, डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में। लेकिन 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे के पूरे 4 बार जो है रिवाइज किया। क्या किया? रिवाइज किया, अमेंड किया। क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? क्योंकि वो अपने लोगों को प्रॉपरली अकोमोडेट करना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी हो जो क्या करे, एलिनेटेड फील करे, राइट। सो
between 1970 to 1993 the Belgium has amended its constitution for 4 times. ये 1 मार्क में पूछा जाता है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, राइट। और उनका आर्ग्यूमेंट क्या था इसके पीछे कि ईच एंड एवरीबडी इन द नेशन शुड लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। हर एक जो व्यक्ति है हमारे देश का वो इस लायक हो, मतलब इस लायक इन द सेंस उसके लिए हम ऐसी सिचुएशंस पैदा करें कि वो हमारे साथ हमारे ही देश में रह सके हंसी खुशी, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन कि व्हाई दे अमेंडेड दी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी 4 times. Now when we talk about the arrangement of their accommodation, it was marvelous, it was very amazing and different from any other country and very innovative, राइट। तो क्या किया उन्होंने ऐसा, जब मैम इतनी तारीफ कर रही है तो कुछ अच्छा किया ही होगा। सो दे अडॉप्टेड वन मॉडल दैट इज यूजुअली नाउ नोन एज द बेल्जियन मॉडल। सो दे अडॉप्टेड एन मॉडल जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को शेयर किया, right? So the elements of the Belgian model are, this comes in the 3 mark or 4 mark, not in 4 mark or in 5 mark usually. So first of all, the constitution prescribed that the number of the Dutch speaking and the French speaking ministers shall be equal in the central government. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें चाहे वो डच स्पीकिंग लोग हो चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हो, दोनों कम्युनिटी चाहे वो किसी भी प्रपोर्शन में हो, सेंटर के अंदर दोनों के मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे, राइट। सो यानी कि अगर 5 डच मेंबर्स हैं, 5 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग के हैं तो 5 ही मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। So in the central government, the constitution prescribes that in the central government, the number of ministers which speak Dutch language and the French speaking ministers should be equal, वो बराबर रहेंगे, ठीक है, इक्वालिटी, तो नो लड़ाई झगड़ा। दूसरा, many powers of the central government have been given to the state government of 2 regions of the country। जो 2 regions थे हमारे फ्लैमिश और वलून, उनके अमंग, उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स के अमंग जो है पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी, ताकि प्रॉपर जो मैनेजमेंट है प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो पाए, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। व्हाट कम्स नेक्स्ट, व्हाट दे डिड इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के अंदर उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, राइट, जिसके अंदर भी जो दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ थी उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। लाइक वी स्टडीज़ कि ब्राज़ील के अंदर जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे और बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ पे भी बराबरी की गई कि जितने नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा उन्होंने क्यों एग्री किया, एक्सक्यूज मी। तो बच्चा पार्टी दे डू नॉट हैव एनी चॉइस। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों बराबर रिप्रेजेंटेशन है, चाहते तो वो बोलते कि नहीं यहाँ तो डच की मेजॉरिटी है तो डच ज़्यादा होनी चाहिए मिनिस्टर्स, लेकिन उन लोगों ने भी एग्री किया कि ठीक है बराबर बराबर मिनिस्टर्स दोनों होने चाहिए। सो डच कम्युनिटी ने भी ये एक्सेप्ट किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसीलिए जो फ्रेंच कम्युनिटी थी कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, जो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थी, तो उन्होंने भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ब्रुसेल्स के अंदर भी जो है बराबर मेजॉरिटी नहीं, जो बराबर हमारा नंबर है मिनिस्टर्स का वो रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा काम इन लोगों ने बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट? सो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली इज अ गवर्नमेंट विच इज चोजन बाय दोज हु बिलोंग्स टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, लाइक डच स्पीकिंग, लाइक फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग। तो ये 3 अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने मिलकर अपनी अपनी एक सरकार बना दी। ये फ्रेंच बोलने वाले लोग, ये फ्रेंच बोलने वाले लोगों की सरकार, right? So that is called as the community government. So community government is elected by the people belonging to one language community no matter where they live. वो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो बेल्जियम के किसी भी कोने में रहते हों या वो जो है ब्रुसेल्स में कहीं रहते हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे इलेक्टेड दी वन लैंग्वेज कम्युनिटी, right? So this government has the power regarding cultural, educational and language related issue. इनको क्या क्या पावर्स दी गई? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज। अगर इन तीनों चीज़ों से कोई प्रॉब्लम है, इनमें कोई भी इशू है, तो उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कम्युनिटी गवर्नमेंट आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके देगी, राइट? चलो
here we comes, ये उन्होंने किया, तो so the basically they are having the government of three tiers. One is the central government, another one is the state government, and the last one is the community government. So this was the Belgian model and it is very good, क्योंकि ये जो तीनों गवर्नमेंट हैं, ये तीनों गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच लोगों, मतलब दोनों गवर्नमेंट स्पेसिफिकली सेंट्रल और स्टेट, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंच पीपल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डच पीपल था, तो इसीलिए कभी भी लड़ाई हुई नहीं, और सबके लिए अपने अपने लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी कल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बना दी कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी ये कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, इसकी परेशानी ये सॉल्व करेगी, राइट। सो दिस वॉज द बेल्जियन मॉडल, और इसकी वजह से क्या रिवॉर्ड मिला पता है तुम लोगों को? बेल्जियम के अंदर सेटअप हुआ यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? सो यूरोपियन यूनियन बेसिकली इट इज़ अ यूनियन ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, ऑफ ऑल द मेजर यूरोपियन कंट्रीज, जो डिसाइड करते हैं ट्रेड, दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल powers and the apart from that trading and all। तो ये लोग क्या करते हैं, यूरोपियन यूनियन इन्होंने बनाया है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में इन्होंने स्टैब्लिश किया है। तो ये बेल्जियम को रिवॉर्ड मिला, क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो हेड्स थे, जो लीडर्स थे, उनको ऐसा लगा कि वाओ दिस इज़ द कंट्री। इस तरीके से इन्होंने इतनी ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी एथनिक कॉम्पोजिशन होने के बाद भी इन्होंने इतना प्रॉपरली हैंडल किया है, इतना पीसफुली जो है इन्होंने अपने देश में सब लोगों को सेटल किया है, उसके लिए इनको रिवॉर्ड मिला कि भाई अब यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उसका भी काम क्या है, पीस सेटअप करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोपियन अमंग द यूरोपियन कंट्रीज आप कह सकते हो, पीस सेटअप करना, चाहे वो पॉलिटिकल पीस हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, या फिर चाहे हमारी कोई भी ट्रेडिंग स्टेबिलिटी हो, तो ये प्रोवाइड करना इनका काम, राइट। चलो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? देखो हमने दो केसेस देखे, एक हमने देखा श्रीलंका का, दूसरा हमने देखा बेल्जियम का, राइट। दोनों केसेस को देखकर हम ये समझ चुके हैं कि एक कंट्री जिसने पावर शेयर नहीं किया, श्रीलंका, वहाँ क्या रिजल्ट्स आए, और दूसरा कंट्री जिसने पावर को शेयर किया, पावर को डिवाइड किया अमंग द कम्युनिटीज एंड अमंग द लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ क्या रिजल्ट्स आए, लाइक बेल्जियम। तो श्रीलंका में हमें देखने को मिला सिविल वॉर, और बेल्जियम में हमें देखने को मिली पीस, है कि नहीं, है ना। तो जहां हमें सिविल वॉर देखने को मिला, वहां हमने पाया कि उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया था। दूसरी तरफ जहां शांति हुई, वहां हमने पाया कि इन लोगों ने पावर को शेयर किया था। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर तो हम भी दे सकते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है या नहीं है। इज इट डिजायरेबल और नॉट? यस, ऑफ कोर्स इट इज, राइट। तो कारण क्या है, क्यों ये डिजायरेबल है? तो इसके हैं दो रीजंस। सो दोज रीजंस आर द प्रूडेंशियल रीजन एंड द मोरल। प्रूडेंशियल एंड मोरल, क्या होता है प्रूडेंशियल और मोरल, ये हम देखते हैं। सो प्रूडेंशियल रीजन इज द रीजन, प्रूडेंशियल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो एलिमिनेट कर देती है। दिस इज द बेसिक, यू कैन से, दिस इज द बेसिस ऑफ द पॉलिटिक्स, और यू कैन से द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between the social groups. सबसे बड़ा कारण क्या है, पावर शेयर हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसकी भी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी भी अगर है, तो उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है अमंग द टू सोशल ग्रुप्स। दो सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने भी वाला है, तो उसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, right? So since social conflicts often leads to the violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. क्योंकि instability की वजह से अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, वायलेंस हो सकती है, जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा। तो पावर शेयर करना सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, एक अच्छा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं, साथ ही साथ में हम जितनी भी लड़ाई झगड़े सोशल कॉन्फ्लिक्ट है दो सोशल ग्रुप में, उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं,
हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम कुछ और चीज़ करें, सिंपली बस पावर शेयर कर दो और खुश रहो, राइट। तो इसको तुम इजीली वैसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं 50, ठीक है। अब मैम ने कहा था कि हर वीक एक नया बच्चा जो है मॉनिटर बनेगा क्लास का। ऑल राइट, फाइन। लेकिन मैम बार बार ही एक बच्चे को मॉनिटर बना देती है। अब वो उनका फेवरेट स्टूडेंट होगा या वो अच्छा परफॉर्म करता होगा, तो हर बार ही उसे क्या बना दिया जाता है, मॉनिटर बना दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बाकी के जो बच्चे हैं उनके मन में ये फीलिंग डेवलप होगी कि नहीं, मैम तो हर बारी से ही बस मॉनिटर बना देती है और मैम का तो ये फेवरेट स्टूडेंट है, मैम हमारे साथ पार्शलिटी करती है, हमारे साथ चीटिंग करती है, राइट। उनको ऐसा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, लग सकता है। तो उसके लिए मैम को क्या करना होगा, मैम को पावर को शेयर करना पड़ेगा। एक वीक इस बच्चे को मॉनिटर बनाओ, एक वीक इस बच्चे को मॉनिटर बनाओ, एक वीक तीसरे बच्चे को बनाओ। तो पावर शेयर करेगी मैम, तो क्या होगा, इन बच्चों के बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करने से पहले ही ख़त्म कर देता है पावर शेयरिंग। सो दिस इज़ द बेसिस फॉर दी आप कह सकते हो पीस। दूसरा, मोरल। सो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग, राइट। सो लाइक जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी है, वी आर नथिंग विदाउट आवर स्पिरिट, बिल्कुल वैसे ही डेमोक्रेसी इज नथिंग विदाउट पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है व्हेन यू शेयर योर पावर अमंग दी डिफरेंट कम्युनिटीज। आप 2, 3, 10 जितने भी लोग हो, उन सब के बीच में जब आप पावर का शक्ति का विभाजन करते हो, तभी आप कहलाते हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम पावर को शेयर करते हैं, जितने भी लोग हैं जो उससे इफेक्ट होंगे वही लोग मिलके उसके लिए अगर डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि प्रॉपरली कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट हो पाती है। सो अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग उससे इफेक्ट होंगे, जिनके लिए डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो उससे जो लोग इफेक्ट होंगे, जो लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे और जो लोग उससे इफेक्ट होंगे, उन दोनों को कंसिडर करके उन दोनों के बीच में पावर को शेयर कर देना चाहिए। तीसरा, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the सिस्टम। एक अच्छी सरकार वही होती है जहाँ पे वहाँ के लोग, उस देश के लोग मिल करके क्या करें, पार्टिसिपेट करें और सिस्टम के अंदर अपना स्टेक, जैसे कि हम अपने शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही हम जो है अपने पार्टिसिपेशन से अपने लीडर्स को चुन के भेजें, जिनसे हम चाहते हैं कि हाँ ये हमें लीड करेंगे, ये हमारे बिहाफ पे बात करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, तो हमारा बेनिफिट होगा, हमारा अपलिफ्टमेंट होगा। सो दिस इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो लाइन है इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना, ये 1 नंबर में तो एज इट इज उठ के आ ही जाती है, राइट। ठीक है, तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बिकॉज इट इज हैविंग 2 reasons. One is the prudential and the another one is the moral. Prudential reason says that it reduces the possibility of any conflict which may arise between the 2 social groups, right. पावर को तुमने शेयर ही कर दिया, अब हो सकता था ये 2 बच्चे आपस में लड़ लेते, लेकिन मैम ने इसको भी मॉनिटर बना दिया, इसको भी मॉनिटर बना दिया, रीज़न ही खत्म हो गया लड़ने का, क्यों लड़ेंगे भाई, ठीक है। और दूसरा, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल, अदरवाइज इट विल बिकम अ मोनार्कियल फॉर्म और द डिक्टेटरशिप। अगर किसी एक ही की चलानी है, किसी एक ही कम्युनिटी की चलानी है, तो वो तो फिर मोनार्की हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, जैसे श्रीलंका में हुआ मेजॉरिटेरियनिज्म, वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ रही, राइट। तो दिस इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट द पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी इज नॉट एक्सेसिबल और इट्स नॉट एप्लीकेबल, राइट। चलो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, बच्चा पार्टी। नो डाउट, चलो, मतलब आई hope there is no doubt, but if still you are having any doubt, you are free to ask in the comment section. I will read the comments and I will reply to your doubts, do not worry. Now the form of power sharing, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे आ जाते हैं कि भाई हम कितने तरीके में पावर्स को डिवाइड कर सकते हैं। हमने देख लिया केस कि भाई पावर शेयर करना ज़रूरी क्यों है, पावर शेयर नहीं करने से क्या होता है, पावर शेयर करने के 2 कारण हमने पढ़ लिए। अब कितने तरीके से हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं ये हम फटाफट से चेकआउट करते हैं। सो वी कैन शेयर पावर इन दी 4 टाइप्स, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स। क्या होते हैं ये सब मैम बता दो? बिल्कुल बताती हूँ। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? सबसे तो पहले मुझे ये बताओ, लेफ्ट टू राइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब टॉप टू बॉटम, यही होता है। लेफ्ट टू राइट इज सॉरी, या फिर राइट टू लेफ्ट इज हॉरिजॉन्टल, और टॉप टू बॉटम जो है वो होता है क्या? वर्टिकल। सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हमारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हो गए, हिंदी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सब सोशल ग्रुप्स हो गए अलग अलग। पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे आप कह सकते हो प्रेशर ग्रुप्स के मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल ग्रुप एंड द प्रेशर ग्रुप्स के अंदर। ये हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है? एक ही गवर्नमेंट के, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में जब हम पावर को शेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है, एंड द थर्ड वन इज द जुडिशरी जो देखता है कि प्रॉपरली लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया है, या फिर इन केस ऑफ द नॉन कंप्लायंस, अगर लॉज की नॉन कंप्लायंस हुई है तो वो जज जो है अपना जजमेंट देता है, जुडिशरी जो है अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यानी कि लेजिस्लेचर की अपनी वैल्यू है, एग्जीक्यूटिव की भी अपनी वैल्यू है, और जुडिशरी की भी अपनी वैल्यू है। इसमें से हम ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हम ऐसे कह सकते हो, ओहो क्या हो रहा है ये जिसे हम कह सकते हो कि आप जो है हमसे जो है पावर्स में कम है, या आपकी वैल्यू हमसे कम है। क्या ऐसा हो सकता है? लेजिस्लेचर ऐसा कह सकता है जुडिशरी को या एग्जीक्यूटिव को कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तुम ज़्यादा सुपीरियर नहीं हो, या तुम मुझसे इन्फीरियर हो? ऑब्वियसली नहीं कह सकता, क्योंकि ये तीनों जो हैं एक सिमिलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और तीनों डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑफ सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट, right? So when we share the power among the different organs of government of the same level, that is known as the power sharing, horizontal power sharing, और इसे हम कहते हैं system of checks and balances भी। कैसे, वो भी हम देखते हैं। So अब इसके अंदर सेम लेवल की गवर्नमेंट अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करती है। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये एकदम फ्रीली घूम सकते हैं। मैम अब आप मान लीजिए ये तीनों अपने अपनी मर्जी लगाएंगे, लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट करेगा, अच्छा इसे ये दो लॉ पसंद नहीं आए, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। तीसरा, जज अपनी मर्जी से जजमेंट दे देगा, बोलेगा ये लॉ भी मैं नहीं मानता, इसका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर मैं नहीं मानता, मैं तो ये जजमेंट दे रहा हूँ। तो कैसे चीज़ें चलेगी, बैलेंस कैसे होगा? तो इनको बैलेंस करने के लिए ये सब अपनी अपनी पावर्स को अलग अलग जो है एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इन पावर्स के ऊपर भी चेक और बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? अदरवाइज तो पावर्स अगर किसी के भी एक्सट्रीम हो जाती हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं, वो क्या हो जाता है फिर? बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, राइट? वो फिर बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता, उस कंडीशन में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, ये लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के बीच में पावर्स का चेक और बैलेंस चलता रहता है। लेजिस्लेचर ने क्या लॉ बनाया ये देख सकता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ने उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया या नहीं किया, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों, ये जो जज जो है दोनों देख सकते हैं। जज ने प्रॉपर जजमेंट दिया कि नहीं, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये देख सकते हैं। सो तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे की पावर्स को चेक करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई भी एक इंसान अपनी पावर्स का, आप कह सकते हो, अनलिमिटेड और ओवर यूज नहीं कर सकता, मतलब अपनी मन मर्जी उस पर नहीं चला सकता, प्रॉपर उसका पालन होना ज़रूरी है। तो इनके ऊपर चेक रहता है, जो जिसे हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। सो द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इसके अंदर ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे की पावर्स पे क्या कर सकते हैं? एक दूसरे की पावर्स पे विजिलेंस रख सकते हैं, उनके ऊपर चेक स्टैब्लिश कर सकते, राइट? इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं? इसका एग्जाम्पल है बेस्ट हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगला,
वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल पावर शेयरिंग पे पूरा का पूरा अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, फेडरलिज्म, राइट। सो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है? वर्टिकल पावर शेयरिंग यानी कि टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल गवर्नमेंट। सो सबसे ऊपर जो टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल गवर्नमेंट, जब हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में उसे हम डिवाइड करते हैं, तो उसे कहा जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, यानी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अलग अलग लेवल की हैं। ये ज़्यादा पावरफुल होगी, ये इससे कम पावरफुल होगी, राइट। So one has the more power, the another one is having the less power, and then the third one is having the comparatively lesser power, right? तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे देश में अगर हम बात करें तो कैसे चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल भी म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत में डिवाइडेड होते हैं, राइट। तो इसके अंदर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्रॉपर हो सके और जितने भी लॉज हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो सके, एक्सरसाइज जो है वो इजीली हो सके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का, राइट। So powers can be shared among government at different levels. A general government for the entire country and the governments at the provincial or regional level, like central and the state government in our country. So this is called as the federal division of power. So the division of power involving higher and lower level of government is known as vertical division of power. हमारे यहाँ पे लोकल लेवल भी होती है, सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल लेवल। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट? इज देयर एनी डाउट? अगर है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिए बच्चा पार्टी। चलो अगले उस पे पॉइंट पे चलते हैं हम, पावर शेयरिंग अमंग द व्हाट इज हैपनिंग? ये क्या हुआ? Sometimes my pen tab, I don't know what happens to it. ओके, सो पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स। तो क्या होते हैं सोशल ग्रुप्स? क्या होते हैं? अलग अलग रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले। जैसे हमने देखा सिनेला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, ये सारे के सारे लोग हमने देखे। तो बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों के बीच में होती है पावर की शेयरिंग, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम। जब हम हमारे देश के अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, वेदर दे आर बेस्ड ऑन देयर रिलीजन्स और ऑन देयर लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हों या रिलीजियस ग्रुप्स हों, उनके बीच में जब हम पावर को डिवाइड करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग करना। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम्पल है बेल्जियम में, जैसा हमें देखने को मिला। अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर इन लोगों ने एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट बनाया हुआ है, वेयर सोशली वीकर एंड द विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स तो नहीं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी कि चाहे सरकार हो या फिर चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, उन सब के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है सोशली बैकवर्ड और सोशली वीकर सेक्शन एज वेल एज दी विमेन। विमेन को भी और सोशली बैकवर्ड लोगों को भी क्या दिया गया है? रिजर्वेशन दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग भी अपना पार्ट जो है प्ले कर सकें गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, उनके बीच में भी पावर शेयर हो सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। इसमें कोई डाउट? वैसे तो ये एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चैप्टर है, इसमें डाउट आने जैसा कुछ है ही नहीं, राइट। Okay, so here we comes on the last part of our chapter, the power sharing among the political parties and the pressure group. Power share करना political parties और pressure groups के बीच में, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। Political parties क्या होती हैं?
पढ़ेंगे ये भी हम। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि ऐसी पार्टीज जो लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक सोच वाले लोग होते हैं और वो एक पार्टी को फॉर्म करते हैं जो कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अगर सरकार नहीं बना पाते, रूलिंग पार्टी में नहीं आ पाते, तो वो किसका रोल प्ले करते हैं? ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। ये पूरा चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, राइट। सो पावर शेयरिंग करना पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं मैम? सो प्रेशर ग्रुप्स आर बेसिकली बच्चा दोज ग्रुप्स जो अपना इन्फ्लुएंस या अपना कंट्रोल जो है रखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर्स यूनियन, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका यूनियन, वर्कर्स का यूनियन, बैंकर्स का यूनियन, डॉक्टर्स का यूनियन। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है और उस डिसीजन से किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर्स के लिए कोई डिसीजन लिया गया या कोई वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए कोई डिसीजन लिया गया जिससे पूरे के पूरे वर्कर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट, तो वो सारा का सारा जो इफेक्ट, वो सारे के सारे जो वर्कर्स हैं उनका एक यूनियन होगा जो ये बताएगा गवर्नमेंट को कि हाँ हम आपके इस चीज़ पे सपोर्ट में हैं या फिर हम आपको इसको अपोज करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो हम जो है हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमारा हेल्प करो, हमारी सपोर्ट करो और ये लॉ ना लेकर आओ, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। किस तरीके का प्रेशर? ईदर दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर बनाते हैं टू फॉर्म और नॉट टू फॉर्म एनी लॉ। कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट बना रही है तो वो बनाए या ना बनाए, इसके लिए प्रेशराइज उनको किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द प्रेशर ग्रुप्स। इट कंट्रोल्स, इट हेल्प्स और इट इन्फ्लुएंसेस द कंट्रोल ओवर द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होता है। Now, in long run, power is shared among the different political parties that represented the different ideologies and social groups. बहुत लंबे इन द लॉन्ग रन, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर का शेयर होना बिल्कुल ज़रूरी है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो फिर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जो डेमोक्रेसी का जो सिंपल सा लॉजिक है, जो उसका लॉ है कि देयर शुड बी अ गुड चॉइस अमंग दी लीडर्स। दो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पास एक फेयर चॉइस होनी चाहिए, गुड चॉइस होनी चाहिए जिसके बीच में हम हमारा नेता चुन सकें। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पावर शेयर नहीं करेंगी, उनके बीच में पावर की शेयरिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? लोगों के पास जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो ही नहीं रहेगा। दूसरा, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो अकेले एस्टैब्लिश नहीं कर पाती अपनी सरकार, तो वो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं और अपनी गवर्नमेंट बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो द एग्जाम्पल ऑफ दिस, द कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट जो है एक ऐसी सरकार होती है जो अलायंस बनाती है, अपना गठबंधन बनाती है और उसके बाद रूल करती है। सो गठबंधन की सरकार और द अलायंस गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कोलिएशन गवर्नमेंट। दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पास 10% वोट, मेरे पास 20% वोट, दोनों मिल जाते हैं, एक और ले आते हैं 20% वाला, तो हमारे मिलके टोटल 50% वोट्स हो जाएंगे और हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली किसी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट होती हैं उसके अगेंस्ट में करते हैं, ठीक है। चलो, so interest groups also have a share in governmental power either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process। जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, हमारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा शेयर होता है गवर्नमेंट की पावर के अंदर, तो वो भी अपना पावर जो है एग्जीक्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट या अपोज करते हैं। So such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। इन सब के जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उन सबको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स, और इनके बीच में भी पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं की तो बवाल हो जाता है देश में, ठीक है। हर किसी की मांगे पूरी करनी पड़ती है भाई, हमारी मांगे पूरी करो, जैसे मेरी मांग तुम पूरी करो फटाफट से, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो फिर हम चलते हैं क्विज की तरफ जल्दी से। सो अब देयर इज नो ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे लाइव चैट में तो आंसर दे नहीं पाओगे, बट यू हैव टू गिव मी आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन।
अब ये चैप्टर क्लियर हो गया। तो चैप्टर के एंड होते तक हम ये समझ गए कि पावर का शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने पावर शेयर नहीं की तो उस केस में हमने देखा कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, और जहाँ हमने पावर शेयर की बेल्जियम में, तो वहाँ हमने पाया कि वहाँ पे पीस एस्टैब्लिश हो गई, एंड इट गॉट्स द रिवॉर्ड एज वेल दैट यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश इट्स हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स। यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में बनाया, इस्टेब्लिश किया, तो ये उसको एज अ रिवॉर्ड मिला। तो पावर शेयरिंग करना बहुत ही अच्छा होता है, अदरवाइज इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग दी टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ अ कंट्री। और हमारे जैसा देश में, अगर इंडिया की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो हमारे यहाँ जैसा एथनिक कॉम्पोजिशन है भाई, इट्स वेरी अमेजिंग एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एज वेल, कि अगर हमने पावर शेयर नहीं किया अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, तो हमारे देश की तो बैंड बच जाएगी, राइट? हमारे यहाँ कोई भी मेजॉरिटी में रूल नहीं कर पाएगा, नोबडी। चलो अब हम बात करते हैं क्विज की। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम? इनमें से कौन बेल्जियम की नेबरिंग कंट्री नहीं है? नीदरलैंड्स, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। नीदरलैंड्स, रशिया, फ्रांस और जर्मनी। बताओ जल्दी से। ओके, टाइम इज अप। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रशिया। रशिया के साथ ये अपनी बाउंड्रीज शेयर नहीं करता बच्चा। नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग जो है उसके साथ ही अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, राइट? सो रशिया इज द राइट आंसर, इसके साथ नहीं करता शेयर। विच लैंग्वेज इज मेजोरिटी स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ब्रुसेल्स? ब्रुसेल्स की कौन सी जो है मेजोरिटी लैंग्वेज है? मेजोरिटी ऑफ पीपल कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, डच, जर्मन, नन ऑफ दीज। ब्रुसेल्स की बात हो रही है, सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हर बार तुम गड़बड़ करते हो इसमें। ओके, टाइम इज अप। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रेंच। फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजोरिटी में है ब्रुसेल्स में। दैट कंसिस्ट ऑफ द 80% ऑफ टोटल ब्रुसेलियन पॉपुलेशन। ब्रुसेल्स की जो पॉपुलेशन है वो 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की है और 20% डच स्पीकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका इज। जो श्रीलंका में मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो किसकी है? तमिल्स, क्रिश्चियंस, जर्मन या फिर सिन्हेलास? श्रीलंका की बात हो रही है। तमिल्स, क्रिश्चियन, जर्मन या सिन्हेलास, किसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है श्रीलंका के अंदर? ये तो एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है। Okay, time is up. The right answer for this question is Sinhala. Sinhala speaking people are in the majority in Sri Lanka. Next question on your screens. Distrust between the two communities of Sri Lanka leads to. दो कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट हुआ श्रीलंका में, जिसकी वजह से क्या हो गया? पार्टीशन, सिविल वॉर, कोल्ड वॉर और नन ऑफ दीज। एकदम अगेन देयर इज वन इजी पीजी क्वेश्चन। Distrust between the two communities of Sri Lanka leads to partition, civil war, cold war, none of these. Okay, time is up. The right answer for this question is civil war. Civil war हो गया because of the distrust which occurred between the two communities of Sri Lanka, that is the Sinhala speaking and the Tamil speaking communities. Next question. How many types of governments are there in Belgium? Government कितने तरीके की हैं बेल्जियम में? 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 3, 2, 1 होना चाहिए था। चलो बताओ फटाफट से। How many types of governments are there in Belgium? Is it 4, 2, 3 or 1?
Okay, time is up. The right answer for this question is 3. So there are 3 types of government in Belgium. The one is the central government, the another one is the state government, and the last one is the community government. Right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. क्या जो है डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट है यानी उसकी आत्मा है? डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शेयरिंग, डिफ्यूजन, नन ऑफ दीज. डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शेयरिंग, डिफ्यूजन और नन ऑफ दीज. Okay, time is up. The right answer for this question is power sharing. Power sharing is the very spirit of democracy. Power sharing जो है वो democracy की आत्मा है. Right? चलो अगला question. Question number 7. In which form of power sharing power is shared among different organs of government? कौन सी ऐसी पावर है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वर्टिकल, फेडरल, हॉरिजॉन्टल, नन ऑफ दीज. वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या नन ऑफ दीज. जल्दी से बता दो. Okay, time is up. The right answer for this question is horizontal form of power sharing. Horizontal form के अंदर हम different organs के अंदर divide करते हैं power को. Like legislature, executive and judiciary. ठीक है? अगला question. Which among the following is an example of power sharing among different social groups? Different social groups के बीच में power share करने का example बताओ. Community government, union government, coalition government, none of these. कम्युनिटी, यूनियन, कोलिएशन, नन ऑफ दीज. जल्दी से बता दो. Okay, time is up. The right answer for this question is community government. Different social groups के बीच में divide करना, power sharing करना, उसे हम example क्या देते हैं? community government का example दे सकते हैं, like community government in Belgium. और इंडिया में अगर पूछ लिया जाता तो लिख देते हम reservation system in India. चलो अगला क्वेश्चन. Which among the following is an example of power sharing among different political parties? Different political parties के बीच में power share करने के example बताइए. Union government, community government, coalition government or none of these. Which among the following is an example of power sharing among different political parties? Different political parties. Okay, time is up. The right answer for this question is कोलिएशन गवर्नमेंट. कोलिएशन गवर्नमेंट जो है हमारी गठबंधन की सरकार, ये दर्शाती है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जाम्पल. Last question for the day. The division of powers involving higher and lower levels of government is known as. The division of powers involving higher and lower levels of government is known as horizontal power sharing, federal power sharing, diagonal power sharing or none of these. एकदम easy peasy lemon squeezy question. Okay, time is up. The right answer for this question is federal form of power sharing. Federal form of या vertical form of power sharing. ठीक है, vertical और federal दोनों एक ही होता है. So when we divide the power among the different higher and the lower level of government, it is known as the federal power sharing or the vertical form of power sharing. So this was all about this chapter, power sharing. It is very important chapter and the easiest one. And of course this is the first chapter of our civics. तो एकदम easy peasy lemon squeezy सा ये chapter है. But if you face
any doubt, if you have any doubt, you are free to ask me in the comment section, or what you can do is you can just download the Unacademy Learning app and you can go and follow me over there. आपको इसका जो लिंक है यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इज़ गिवन बिलो. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मुझे फॉलो कर सकते हो Unacademy लर्निंग ऐप पर, एंड देन देयर यू विल बी एबल टू चैट विद मी एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज ओवर देयर, right? And till then, what you have to do is, you have to, if you want to participate in Unacademy quiz, then also you have to download the Unacademy learning app, log in and you have to manage your goals. फिर आप जब जाएंगे मेन्यू बटन में, then there will be an option of plus. उसको सेलेक्ट करते ही there will be a test tab which occurs in the bottom of the screen. टेस्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, there is an option join quiz, and I will provide you the code for joining that quiz. Enter that code and you will be able to access the quiz. तो ये quiz हम लोग करने वाले हैं, हमारे लाइव सेशंस में हम ये करेंगे, ठीक है? चलो, and this quiz is available in all other categories as well, like mathematics and science, and I guess English as well, it is available now. So what you have to do is you have to just install to Unacademy Learning app, and you have to manage your goals and what else you want to do. If you want to become pro in your studies, if you want to excel in your studies, you can take Unacademy subscription if your parents, obviously if your parents afford it. अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका मन है, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन योर स्टडीज़, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है Unacademy का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, या तो आप यू कैन गो फॉर द 1 month एंड द 3 month और इवन द 6 month सब्सक्रिप्शन, राइट? क्योंकि आप जितना ज़्यादा दिन का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जितना ज़्यादा बड़ा लंबे समय का सब्सक्रिप्शन लेते हो, उतना ही ज़्यादा आपको सस्ता पड़ता है, राइट? बहुत ज़्यादा चीप आपको पड़ता है. देखो, आप देख सकते हो, अगर हम 1 महीने के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो 3000 का है, राइट? सो 12 3 कितना होता है? 12 3 12 into 3 is 36, right? तो 36,000, sorry, am I wrong? No, I am right. So 12 3 is 36,000. तो लेकिन अगर आप देखोगे कि 36,000 ना मिल करके आपको मिल रहा है, एक मिनट, देखो मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, कोई हंसेगा नहीं. 12 मंथ का सिर्फ और सिर्फ 15,000 में मिल रहा है, राइट? अगर आप 1 महीने का ले रहे हो, सो इट विल कॉस्ट यू फॉर 3,000. अगर आप सोचो कि हर महीने 1 महीने का मैं ले लेता हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. अगर आप 12 मंथ्स का एक साथ खरीद रहे हो, सो इट इज़ कॉस्टिंग यू 15,000 minus 10% by applying referral code, and then you will get the discount in it. So minus 10% discount, you will get the subscription package फॉर 12 months. तो जितना ज़्यादा लंबे समय के, जितना ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए आप जो है पैकेज लेते हो, उतना ज़्यादा ही वो आपको बेनिफिशियल होता है. तो इसीलिए गो फॉर दैट. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू टेक एक्सपीरियंस फॉर 1 month और 3 months, यू आर फ्री टू डू दैट. और आपको अगर लगता है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इट्स फाइन, यू कैन टेक दैट सब्सक्रिप्शन, राइट? तो Unacademy का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,000 फॉर 1 month, एंड देयर इज़ अ 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल, जिसके लिए आपको लगाना होगा मेरा रेफरल कोड भावना, BHAWANA. दिस इज़ माई रेफरल कोड. इफ़ यू अप्लाई दिस रेफरल कोड, you will be able to take 10% discount in your fee amount. फिर दूसरा तो है हमारा जादू वाला सब्सक्रिप्शन. भाई ये तो जादू ही कर देता है. कैसे जादू करता है? क्योंकि इसके पास है बहुत सारी पावर्स. जैसे सबसे पहले यहाँ मिलते हैं आपको मेंटोर्स, राइट? सो पर्सनल मेंटोर इज़ प्रोवाइडेड टू यू, जो आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देते हैं, जो आपकी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देते हैं. दूसरा, यहाँ मिलता है आपके पेरेंट्स को Unacademy के साथ कनेक्ट. Like if they have any doubt and query they want to ask, they can do that. If they want to analyze your performance, they can do that. जैसे पेरेंट्स PTM में जाते थे, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही Unacademy का PTM फीचर अवेलेबल है. तीसरा, यहाँ मिलते हैं प्लानर्स इन द फॉर्म ऑफ मंथली एंड द वीकली प्लानर्स, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपरली प्लान आउट कर सकते हो. आपको कहाँ कितना कैसे पढ़ना है ये आप डिसाइड कर सकते हो. कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कवर करना है ये यू कैन डिसाइड ईजीली, राइट? अब तो इसके अगर हम सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो इसका जो ये थोड़ा सा महंगा है, बट कोई बात नहीं. जो बच्चे चाहते हैं एकदम प्रो बनना, जादू हुई शक्तियाँ जो चाहते हैं, दे कैन टेक दिस. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड टेक दिस, बट यू कैन टेक दिस इफ़ यू वांट ऑल दीज बेनिफिट्स,
तो इसका जो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है बच्चा पार्टी, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 28,000, 28,000 का है। और इसके अंदर भी 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड एप्लीकेबल है, भावना, BHAWAN। Bhavna is my referral code. If you apply this code, you will be able to get 10% discount in your fee amount. Right? चलो, सो ये अब आप लोगों के लिए आने वाला है 10th of January 2021 इज़ वेटिंग फॉर यू, क्योंकि इस दिन होने वाला है असेंट, हमारा अनअकैडमी का ऑल इंडिया चैम्पियनशिप जो होता है हमेशा, मतलब अभी भी हुआ था, राइट, दिसंबर में भी हुआ था, तो जनवरी को हो रहा है 6 से लेकर 12 तक के सारे क्लासेस के लिए। तो 9th और 10th वाले बच्चों का होने वाला है जनवरी 10th को 2021। इसके अंदर आपको 11 AM से लेकर 12 PM तक का 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल इन वन एग्ज़ाम है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर आप जीत जाते हो तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है, राइट, यू गेट दी अनअकैडमीज फ्री सब्सक्रिप्शन एज वेल। तो बहुत सारे अमेजिंग से बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। आप इंडिया वाइड, ऑल ओवर इंडिया वाइड आप अपनी पोजीशन जो है देख सकते हो कि आप कितने सारे बच्चों को कॉम्पीट कर सकते हो या आप कहाँ स्टैंड करते हो इंडिया वाइड, right? So it is very beneficial for you, so do attend this, do join this scholarship. It will be at 11 AM January 10th 2021, ठीक है? Do not forget to attend this quiz. इसी के साथ कक्षा की होती है समाप्ति। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। कब तक के लिए? क्योंकि हम मिलेंगे कल, तो कल तक के लिए स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, and do hit like on the video and share it among your friends. And if you are a new subscriber, if you are a new person, then do not forget to subscribe our channel and also press the bell icon, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग से वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चा पार्टी जनवरी जो है होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, सो गेट योरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम रिवीजन करेंगे लेकिन कुछ अलग अंदाज में, राइट? तो मिलेंगे हमारी लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए stay safe, bachas. This is my referral code, and if you want to take an academy subscription, do not forget to apply this before taking it, because you will get the 10% discount in your fee amount, right? चल, तब तक के लिए bye bye, take care, hasta la vista.